बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो हम लोग भूगोल की जो है ये पहला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आधा पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या क्या है, हम लोग ये देखने वाले थे। तो हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था और संसाधनों का विकास, जिसमें सतत पोषणीय विकास एजेंडा 21, संसाधन नियोजन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। भारत में संसाधन नियोजन भी हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र भी पढ़े थे, भू उपयोग क्या होता है और भू संसाधन, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। और भारत में भू उपयोग का प्रारूप भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन क्या है ये देखते हैं। तो मिट्टी अथवा ये है मृदा संसाधन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है। तो मिट्टी अथवा मृदा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम लोग आगे जानते हैं कि यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती हैं। तो इसे हम लोग जो है हाईलाइट कर लेंगे कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, ठीक है। तो मृदा एक जीवंत तंत्र है, ये भी हम लोग कर लेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसे हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप लोग इससे नोट भी कर सकते हैं और अपने किताब में भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक जो पेपर जितनी पतली जो है मृदा, उतने सेंटीमीटर मृदा बनने में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवावच, जल शैल अथवा शस्त्र शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी मैं हाईलाइट करती हूँ, लेकिन इसे मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवावच जनक शैल अथवा शस्त्र शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैविक पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं, ठीक है। तो प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में जो होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। इसे भी आप लोग कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो क्या है, मृदा जो है जैव चीज़ और अजैव ये दोनों चीज़ों से बनती है। जैव में क्या किया, ह्यूमस। तो हमने ये देख लिया कि प्रकृति में जो अनेक तत्व हैं जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, ये सब क्या है, मृदा बनने में बहुत ज़्यादा योगदान करती हैं। तो आगे देखते हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और मृदा से बना है, ठीक है। तो ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और वनस्पति नदियों द्वारा लाए गए निष्कर्षों से बने हैं। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निष्कर्षों से बनी है। जो नदी बहा के जो मिट्टी लाती है उन्हीं से जो है ये मृदाएं बनती हैं। तो एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो पूर्वी तटीय मैदान है विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और अच्छा, दरअसल मैं गलत लाइन में आ गई, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है।
इधर जलोढ़ मृदा में मैं घुस गई हूँ, लेकिन जलोढ़ मृदा हम लोग ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। इससे मैंने जो अंडरलाइन किया उसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ में हम लोग फिर मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चवाच भूभाग, आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो सबसे पहला है हमारा जलोढ़ मृदा। तो अब जलोढ़ मृदा क्या है, इसे हम लोग जानते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो कौन सी मृदा से बना है, जलोढ़ मृदा से। इसे भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, इसे हम लोग पढ़े अभी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाया जाता है। ये संकरे गलियारे द्वारा मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और नदी घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र में तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। तो कणों के आकार पर, ये जो कणों का आकार या घटकों के अलावा जो मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। उनकी आयु कितनी है इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी मृदा है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ यानी कि भांगड़। पुराना जलोढ़ जो है यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग कर लेंगे हाईलाइट की आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की है। एक पुराना जलोढ़ जिसे हम लोग भांगड़ कहते हैं, और नया जलोढ़ जिसे हम लोग खादर कहते हैं। भांगड़ मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, और खादर मृदा में जो है भांगड़ मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान लेते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इसके गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो काली मृदाएं, तो इन मृदाओं का रंग काला है और इसे रेगल मृदाएं भी कहा जाता है। तो इन मृदाओं का रंग क्या होता है, काला होता है, और इन्हें रेगल मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे जो है काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदाओं के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। यहाँ पिक्चर में हमारा काली मृदा दिया हुआ है, देखिए ये है काली मृदा।
काली मृदा जो देखिए आप काली नज़र आ रही होगी, और इधर लैटराइट मृदा दी गई है। यहाँ पे जो चित्र है इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए जो ग्रीन कलर का है वो पर्वत और वन है। यहाँ आपको ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है ग्रीन शेप में, वो पर्वत और वन है। तो ये जो पर्वत और वन, देखिए इस इलाका में पर्वत और वन है, इधर और इधर, ये सारे इलाके में पर्वत और वन की इलाकाएं हैं। आगे है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जिस रंग का है उस रंग में यहाँ दिखाया गया है। ये जो आपको जो है तटीय क्षेत्र दिख रहे हैं, ये जो पूरा है ये जलोढ़ मृदा का तट। इधर पूरा इधर मैदानी इलाका में भी जलोढ़ मृदा आपको मिल रहा है। तो इन सारे इलाकों में है जलोढ़ मृदा। अब लाल और पीली मृदा है। ये जो आपको लाल रंग की दिख रही है ये लाल और पीली मृदाओं का क्षेत्र है। यहाँ लाल और पीली मृदाएं पाई जाती हैं। काली लैटराइट, अब काली मृदा है उसके बाद लैटराइट मृदा है। तो काली मृदा है, ये जो आपको काला रंग का थोड़ा सा दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है पूरा इधर इधर और इधर और इधर, ये सारी पूरी जो है काली मृदाएं हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं काली मृदा के बाद है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा, ये आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये सारे लैटराइट मृदा है। ये क्षेत्र लैटराइट मृदा की क्षेत्र है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शुष्क है, जो बचा को जो भाग आपको धीरे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है शुष्क में, जैसे कि ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र जो है शुष्क का क्षेत्र है। ये क्षेत्र शुष्क का क्षेत्र है और शुष्क का अधिक क्षेत्र नहीं है। ये वाला और ये वाला क्षेत्र ही केवल शुष्क का है। आगे दिया गया है कि काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इन पर जोतना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम पदार्थ वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतर चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो देखिए जो लाल मृदा है वो दक्कन पठार के जो पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। तो ये जो लाल मृदा ये आग्नेय चट्टानों से बनी है। ये आप लोग जान रहे हैं, आग्नेय चट्टान टूट टूट के जो है लाल मृदा बनती है और ये कहाँ कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाटी में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतर चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। मिट्टी में जो लाल रंग होता है उसके कारण मतलब जो वो आग्नेय वो जो चट्टान होती है उसमें जो है कुछ लौह धातु होता है जिसके कारण ये मिट्टी जो है लाल होती है। इसका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। पीला रंग जब इसमें जल मिल जाता है तो ये इसका रंग पीला हो जाता है। लैटराइट मृदा।
तो लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जो कि लेटर से है। हमारे यहाँ तो लेटर मतलब होता है अक्षर, लेकिन इसमें लेटर का अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। इसे हम लोग जो है हाईलाइट कर लेंगे कि लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द लेटर से लिया गया है अर्थात ईंट। और लेटराइट मृदा जो है उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, रंग बदल लेती हूँ, इसका रंग बदल लेती हूँ, आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में आने के कारण होता है। ठीक है, यह भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिमाण है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, जिसका पीएच मान कितना होता है 6.0 होती है। इसमें सामान्य पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। इससे क्या पता चलता है, जो विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा जो है कम पाई जाती है, तो स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कहाँ पे और क्या उगाई जाती है, तो ये केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा, इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। तो ये मरुस्थलीय मृदा हम लोग अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है लेटराइट मृदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक करें